ठीक है। तो देखो न्यूट्रिशन में कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से 3 मेन तरह की चीज़ें होंगी तुम्हारी। एक जिससे तुम्हें क्या मिलेगा, एक जिससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी, एक होंगे जिससे तुम्हारी बॉडी बनेगी, बॉडी बिल्डिंग हो जाएगा, एक होगी जिससे तुम्हारा रेगुलेशन क्रिएट होता है, रेगुलेटेड फूड में आएंगे। जैसे एनर्जी वाले देखो फूड कौन से होंगे तुम्हारे, इसमें कल ही तो डाले थे। एनर्जी फूड नहीं, अपने आप आ जाएगी। एनर्जी फूड में आता है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। जो रोटी खाते हैं, रोटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब किस में आएगा, एनर्जी फूड्स में। बॉडी बिल्डिंग में तो पता ही होगा कौन सा न्यूट्रिशन होता है, कौन सा, प्रोटीन। जो लोग जिम में जाते हैं देखा ही होगा, वो लोग क्या खाते हैं, अलग से प्रोटीन का डिब्बा खरीदते हैं, हाइड्रेट और फैट। ठीक है। मसल बिल्डिंग में, मसल में प्रोटीन्स आ जाएंगे तुम्हारे, और बाकी का जो बचता है उसमें तुम्हारे मिनरल्स, विटामिन्स। ये क्या करते हैं, ये फूड को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। फूड रेगुलेट करते हैं, पूरे जैसे रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन वगैरह वगैरह इतनी सारी प्रोसेस होती हैं, उनमें जिनकी ज़रूरत पड़ती है उसमें तब हमें विटामिन्स की, मिनरल्स की। जैसे सर्कुलेशन होता है तो कहते नहीं मिनरल चाहिए, मिनरल, तो मिनरल्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने में। हमारे अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, अगर आयंस नहीं होंगे, मिनरल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे जाएंगे, बिना आयंस के नहीं जा पाएंगे ना। मिनरल बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन पे सीधे डाइजेशन पे ही आते हैं। बाकी ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ये सब तुम लोग जानते ही हो। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरों से लेते रहते हैं या फिर दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे इंसान, शेर, भालू, डियर, सारे बर्ड्स हो गई, ये सब तुम्हारे हेटरोट्रॉपिक में आते हैं। ठीक है। तुमसे पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट के, किसी भी पेड़ पौधे किसी के भी अंदर ग्रीन पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल। ठीक है। क्योंकि प्लांट किसी भी चीज़ के अंदर ग्रीन कलर किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से। और तुमसे पूछ लिया जाए कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल तो एक चीज़ है जो उसके अंदर पड़ी हुई है, लीफ, वो भी ग्रीन लीफ। ठीक है। हमसे पूछेगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी कि साइट का मतलब क्या है, हमने पहले बताया था। साइट मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे कुछ खास इंसिडेंट होता है ना। जैसे कहीं कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं उस साइट पे जाना मना है, ऐसा होता है ना। तो वैसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, ग्रीन वाली जो लीव्स होती है वो तुम्हारी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाएंगी। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किस किस को पता है कोई, नहीं है कोई, बताओ। पहले ही C6, CO2 प्लस, हमने CO2 प्लस H2O और C6 H12 O6 प्लस CO2। क्योंकि हमें पता है, वो सॉरी O2 हमें पता है, बचपन से पढ़ाया गया है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट और वाटर लेता है, और किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे हम लिखते हैं सनलाइट। कुछ लोग यहाँ क्लोरोफिल भी लिख देते हैं क्योंकि वो भी एक प्रेजेंस मानी जाती है, क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल जब होते हैं साथ में तो एक बना लेता है C6 H12O6 प्लस O2, जिसमें इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। यही प्लांट का फूड है। इसमें से कुछ तो वो फूड अपनी चीज़ों में यूज़ कर लेता है, अपने रेस्पिरेशन में, जो बच्चा कुछ फूड उसमें स्टोर होता है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हम लोग जब खाते हैं तो यही वाला ग्लूकोज हम लोग प्लांट से ले लेते हैं। प्लांट ये CO2 और O2 का एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, स्टोमेटा और लेंटिकल्स से। स्टोमेटा कहाँ पे होगा, लीव्स में होता है स्टोमेटा। लेंटिकल्स कहाँ होते हैं, लेंटिकल तुम्हारे लीव के अलावा जो पार्ट बचता है, जैसे तुम उस स्टेम का कुछ पार्ट कह सकते हैं, जो हाँ नीचे का स्टेम वाला पार्ट, उसमें जो होते हैं वो लेंटिकल्स होते हैं, जो टिनी टिनी होल्स होते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ 6 यहाँ 6 कर दो, हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ 6 कर दो। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 to 12 और 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन इधर है और इधर 6 ही है, इधर 18 कर दो। 6 to 12 और 6 इधर हो गए, हो तो गई बैलेंस।
ठीक है, हम कहाँ चल रहे थे? हम तो स्टोमेटा और लेंटिकल्स पे चल रहे थे, है ना। स्टोमेटा का डायग्राम सबको याद ही होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। इन दोनों का नाम क्या होता है? ये होते हैं गार्ड सेल। और इसके अलावा और क्या होता है इसमें? न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? गार्ड सेल्स के अंदर कहीं भी बना दो ऐसे चुटकू सा, ये इसका न्यूक्लियस। और ये जो बीच में गैप है, इसी में से गैस आती जाती है। ये स्टोमेटा बंद भी हो जाता है और ऐसे ओपन भी हो जाता है। एक दो तो डायग्राम देखे होंगे तुम लोगों ने बुक में, एक कुछ इस तरीके से, तो लगभग क्लोज्ड वाला, और ये ओपन वाला है, इसमें गैप है। नहीं तो हमेशा ही ओपन रहेंगे तो हमेशा ही उसमें से रिलीज़ होती रहेगी ना कोई चीज़, तो वो भी ठीक नहीं है। तो जब ज़रूरत नहीं होती तो बंद हो जाते हैं, जब ज़रूरत होती है तो अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। ट्रांसपीरेशन कहाँ से होता है? इसी में से होता है, यानी कि जो वाटर का रिमूवल करता है प्लांट, वो भी तो करता है, तो वो भी स्टोमेटा में से ही होता है। ठीक, ऑस्मोसिस। वाटर वाली चीज़ को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और जो गैसेस जा रही हैं उनको हम डिफ्यूज़न कह सकते हैं। ठीक है, एक लाइट रिएक्शन, जब सन की प्रेजेंस में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो लाइट रिएक्शन। और कभी कभी मतलब रात में जब अंधेरा होता है तब भी प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर उसे फोटोसिंथेसिस नहीं बोलते हैं हम, क्योंकि उस टाइम पे फोटो नहीं है, मतलब लाइट नहीं है, अंधेरे में होती है, इसलिए उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। और इसीलिए रात वाले टाइम पे प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात वाले टाइम पे प्लांट्स O2 रिलीज़ नहीं करते, उल्टा CO2 और रिलीज़ कर देते हैं। वैसे होता ही है, प्रॉपर तरीका ये है, दिन में ऐसा नहीं है कि प्लांट सिर्फ O2 रिलीज़ करते हैं, दिन में भी प्लांट O2 CO2 दोनों करते हैं, लेकिन O2 ज़्यादा करते हैं, CO2 कम करते हैं रिलीज़। लेकिन रात हुई तो O2 हो जाती है निकलना एकदम ही बंद, रात में O2 बिल्कुल नहीं निकलती, रात में सिर्फ CO2 निकलती है, तो वो तो हमारे लिए नुकसान ही करेगी ना, इसलिए हम रात में पेड़ की बात। देखो 3 तरह के न्यूट्रिशन है, यानी कि इस दुनिया में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो 3 तरीके से न्यूट्रिशन ले पाएगा। ठीक है, मतलब 3 टाइप में उसको बांट दिया गया है। क्या क्या है वो? एक तो है सैप्रोफाइटिक, दूसरा हो जाएगा पैरासाइटिक, और तीसरा हो जाएगा होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में कौन आएगा? डिकम्पोजर्स, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे जिंदा रहते हैं, उनका खाना है डेड और डिकेइंग मैटर। वो सड़ी गली पत्तियां हो सकती हैं, है ना, गोबर पड़ा हुआ, कोई इंसान मरा हुआ है, कोई जानवर मरा हुआ, कोई की डेड बॉडी है, वो सब सैप्रोफाइट, यानी कि जो तुम्हारे होते हैं ना ईस्ट, फंगी, ये सब सैप्रोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे स्टे करते हैं। ठीक, डेड और डिकेइंग मैटर पे। पैरासाइट हम जानते हैं, पैरासाइट क्या होता है? तो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है ना। ये होस्ट की बॉडी पे रहता है, एक कोई होस्ट चुनता है पहले अपने लिए बढ़िया सा सुंदर सा मज़ेदार, है ना, जैसे उसने चुन लिया छोटू को, इसका खून बहुत तेरा मीठा है, इसके ऊपर ढेर सारे मचाएंगे, एक खून पिएंगे, फिर लोग कहते हैं इसका खून ज़्यादा मीठा है इसलिए से ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं, है ना। तो मॉस्किटोज क्या होते हैं यहाँ पे? खून तो सही है, वो चेक करवा के आया है, तो सही निकलेगा। किसमें कम, स्नेहा में कम निकलता है? स्नेहा में कम क्यों निकलता है भाई? खाना नहीं देते तुम लोग उसे, उसके हिस्से का खाना छीन लेते हो तुम लोग। तो देखो पैरासाइट में क्या होता है, वो एक होस्ट चुनता है, उसकी बॉडी में रहता है, और ये जो पैरासाइट खुद होता है इसे उस टाइम पे पता है हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं, पैथोजन का काम करता है उस टाइम पे। ठीक है, पैरासाइट एक होस्ट की बॉडी में रहेगा, उसके या तो अंदर रह सकता है या उसके ऊपर रह सकता है, ऑन या फिर इन, दोनों ही कंडीशन इसमें फॉलो होती है। मॉस्किटो के केस में वो हमारे ऊपर ऑन होता है ना, जबकि कोई डॉग है उसके केस में इन हो सकता है, अंदर चले जाते हैं कीड़े उसके अंदर, है ना, तो इन हो सकता है वहाँ पे। या फिर बात की जाए कुछ लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो इन वाली कंडीशन आ गई, वो भी
पैरासिटिक मोड में ही आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे पेट में रहेगी तो आप पेट खाएंगे। तो ठीक है, विवेक के पेट में थे, किसी के पेट में नहीं है, अच्छी बात है। नेक्स्ट तुम्हारा होलोजोइक, इसमें क्या आते हैं, वही तुम्हारे हर्बीवोर, ओमनीवोर और कार्निवोर। ये तीनों जो आते हैं किस में आते हैं, होलोजोइक में। यानी हम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करते हैं। ये तो सबको मालूम ही होगा कि भाई हर्बीवोर क्या होते हैं, भाई जो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। ओमनीवोर कौन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स प्लस फ्लैश दोनों को खाते हैं। वो कार्निवोर जो कि सिर्फ फ्लैश, जैसे कि हमारा शेर मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। कितना ईगोइस्टिक होता है शेर, ये नहीं चुपचाप से घास खा ले और अपनी जान बचाए, है ना। क्या हुआ, संध्या सदमे में आ गई, बेचारा शेर है घास नहीं खा रहा, ऐसे कैसे काम चलेगा। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन चाहे हर्बीवोर्स करें, चाहे ओमनीवोर करें, चाहे कार्निवोर करें, वो एक ही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, तो वो हम देखें क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, ठीक है, होलोजोइक के अंदर। बाकी हम ये नहीं देखेंगे पैरासाइट का डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है, सैप्रोफाइट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, वो नहीं पढ़ना। हम होलोजोइक का ही पढ़ेंगे सिर्फ। तो हम कह सकते हैं जो स्टेप्स हैं किसके, होलोजोइक न्यूट्रिशन के। क्या क्या स्टेप्स हैं, याद है किसी को? स्टेप नंबर 1 इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन सही कहा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इजेक्शन, ऐसे लग इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन, हाँ नहीं जी नहीं, जी 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 इंजेक्शन, दोनों के जी है, जी साहब जी। छोटू नेवर से नो, ही ऑलवेज सेज जी साहब जी। मैंने कहा वो लिखा है जी सब्जी। ठीक है, तो एक ही करके सुन लेते हैं क्या है, ये देख लेते हैं। इंजेक्शन मतलब टॉफी है, ये उठाया, अभी बाहर निकल निकल के यहाँ से जाएंगे बच्चे, कोई टिक्की की दुकान पे, कोई मोमोज की दुकान पे रुकेगा, है कोई बरगद की दुकान पे रुकेगा, और वहाँ पे क्या करेंगे, इंजेक्शन। यानी कि सिर्फ इतना, कितना, ये उठाया और तुमने मुंह में डाला और यहाँ तक पहुँच गया, इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन ठुक गया है ना, अब अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, वो जहर का है, दवाई का है, काय का है पता नहीं, वैसे ही बस मुंह में डाल लिया, अंदर चला गया, हो गया इंजेक्शन। ठीक है, तो सिंपल क्या बोल सकते हैं उसमें हम, एंगल्फ कर लिया आपने, मतलब निगल लिया, किसी चीज़ को डाल दिया अपने मुंह में अंदर, तो फूड का आउट से इन हो गया, फूड जो था वो बाहर से अंदर चला गया तुम्हारी बॉडी में। सिर्फ इतने प्रोसेस को हमने इंजेक्शन कह दिया। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, पेट में जाके डाइजेस्ट होना, वही तो पूछ रही हैं, ये डाइजेशन क्या है। क्या चल रहा है इसका, क्या कर रही है। डाइजेशन होता है फूड का कॉम्प्लेक्स चीज़ों से सिंपल चीज़ों में टूट जाना, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड्स इनटू सिंपल फूड सब्सटेंसेस। ठीक, डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाएगा, डाइजेशन शुरू हो जाएगा तुम्हारे माउथ से, मुंह में चबाना शुरू करोगे, मुंह में कौन सा एंजाइम है, एंजाइम नहीं मालूम किसी को, मुंह में एंजाइम है तुम्हारा टाइलिन, टाइलिन ये होता है सलाइवा के अंदर,
ये क्या करता है, टाइलिन, जो तुम ग्लूकोज लेते हो ना, सॉरी ग्लूकोज क्यों, स्टार्च, हम जितना भी स्टार्च लेते हैं वो स्टार्च रोटी हो सकती है ना, कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़, स्टार्च को किस में चेंज करता है, ये माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में चेंज करने का काम होता है टाइलिन। तो डाइजेशन तो मुंह में से ही शुरू हो गया है ना, वो छोटा पार्ट में टूट रहा है ना, तो बस हमारा डाइजेशन का मतलब ही क्या था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में हो जाए, है ना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो मुंह से ही स्टार्ट हो गया, मुंह में ही टूटना स्टार्ट, फिर अंदर जाएगा तो और प्रोसेस और पेट में फिर जाके HCl वगैरह मिलेंगे, इसे बाइल जूस मिलेगा, वहाँ पे फिर पेनक्रियाटिक जूस भी मिलेगा, ये सब और ज़्यादा इसको तोड़ेंगे एट द एंड इसको एकदम अच्छे से पीस देते हैं। पेट में चक्की है, तुम्हारे पेट में चक्की पीसती रहती है, ठीक है। और जब वो एकदम सिंपल में हो जाएगा तब हम कहेंगे हाँ अब डाइजेशन तो हो गया, ठीक है। डाइजेशन फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि डाइजेशन में कैसे कैसे कहाँ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, क्या एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, है ना। जब डाइजेशन हुआ है तो फूड का ब्रेकडाउन हुआ है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकले होंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करेंगी, है ना। तो हमारे ब्लड में वो मिलेगा, तभी तो हर उस तक, हर पार्ट तक पहुंचेगा, है ना, क्योंकि फूड तो सिर्फ तुम्हारे पेट तक ही आता है। तो पैर की उंगली को कैसे मिलेगा फूड का न्यूट्रिशन, कहते हैं ना आँख में जाएगा, पालक की सब्जी खाओ, आँख तक जाएगा न्यूट्रिशन तो वो न्यूट्रिशन आँख तक कैसे जाएगा, तो पेट में जो तुमने खाया है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ब्लड में चले जाएगी सारी चीज़ें, फिर ब्लड तो पूरी बॉडी में ही मूव करेगा ना, तो वो न्यूट्रिएंट फिर धीरे धीरे तुम्हारी आई तक भी पहुँचेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में जो क्या किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स का। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कौन बताएगा, एसिमिलेशन को तुम कह सकते हो कि एक तरीके से स्टोरेज करना, मतलब जैसे कि फूड है, एनर्जी वगैरह निकली, क्या सारी एनर्जी एक ही बार में बॉडी सब यूज़ कर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। प्लांट भी जब ग्लूकोज बनाता है तो क्या सारा ग्लूकोज इकट्ठा ही यूज़ कर लेता है क्या, नहीं ना, कुछ अपने अंदर स्टोर करके रखता है, कुछ को अपनी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है ना। तो उसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, हमारे अंदर भी जो एनर्जी बनी, तो ऐसा नहीं हम तुरंत फूड खाया तुरंत बनी और सारी की सारी एनर्जी तुम तुरंत ही आ गई कि तुम उछल कूद रहे हो कि मेरे अंदर एनर्जी आ गई, ऐसा नहीं होता। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं स्टोर होती है, जैसे कि फैट की तरह स्टोर हो जाती है तुम्हारे अंदर। ऐसा नहीं हमने घी खाया तो वो घी एज इट इज़ तुम्हारे पेट में पड़ा रहेगा, पेट में जाके पहले तो वो वही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया था कायदे से जैसे करते हैं, लेकिन क्योंकि उस फैट को फिर तुमने कभी यूज़ ही नहीं करा, तुमने कोई एक्सरसाइज नहीं की, तुमने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया, तो वो कभी वो एनर्जी इतनी एक्स्ट्रा थी कि तुम्हारी बॉडी में कभी यूज़ हो ही नहीं पाई, इसलिए वो फिर फैट को क्या करेगा, एक दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके हमेशा के लिए तुम्हारे पेट में स्टोर कर देता है, तुम मोटे जाते हो, है ना। और अगर वही हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तो क्या होता है, एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुमने जो खाया पहले तो वो एनर्जी खर्च हो जाएगी, फिर भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो लगातार, अब बॉडी क्या कहेगी और एनर्जी चाहिए, कहाँ से लाएगी, तो अब वो उस मोटापे की तरफ भागेगी, कहेगी अच्छा तो कुछ साल पहले हमने मोटापे के तौर पे फैट स्टोर किया था, लाओ अब उसका नंबर लगाते हैं, है ना। ब्लैक मनी जो स्टोर करके रखा था उस ब्लैक मनी को निकाल के लाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो फैट फिर रिड्यूस होता है, क्योंकि फिर वो फैट भी आने लगता है। तो ये जो स्टोरेज है बाई प्रोडक्ट्स का, एक्स्ट्रा फूड का, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, स्टोरेज कह सकते हैं इसको। और एजेशन क्या है, भाई जो वेस्ट मटेरियल बना है, जो काम की चीज़ें थी वो तो हमने एब्जॉर्ब कर ली, जो वेस्ट मटेरियल था उसको बॉडी से अपने आउट कर देना, एजेशन, ठीक है। सबसे पहले डाइजेशन में क्या आएगा, माउथ या फिर इसी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है, माउथ या फिर बक्कल कैविटी।
जो फूड जो स्टार्ट होता है और जो एंड होता है उस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ है जो पूरे में कॉमन है। बोलो क्या? जब तुम्हारा फूड इंजेक्शन करते हो वहाँ से लेकर एंड तक एक चीज़ एकदम कॉमन रहती है। नहीं याद आ रहा? नहीं, वो चीज़ होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होती नहीं होती है, मुंह से शुरू हो जाती है, फिर पूरा पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक वो चलती रहती है। ऐसे सांप सी होती है, सांप जैसी। लाभ बताते हैं तो कौन है ये? आँख भी है इसकी, दांत भी है इसके, नाक भी है इसकी, कान भी है इसका। बहुत है और ज़्यादा गंजी नहीं है ये। इसका बाल है, ऐसन करके बाल है इसका। ऐसे बाल है, ठीक है। यहाँ से देखो नसल कैविटी और ये तुम्हारी बक्कल कैविटी। नसल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों आगे चल के क्या हो जाती है? ज्वाइन हो जाती है, मिक्स हो जाती है एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर जो फूड था वो आपने माउथ में इंटेक किया। माउथ के अंदर यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर हम देखें तो कई सारी चीज़ें हैं। बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? बक्कल कैविटी के अंदर तुम्हारे टीथ है ना। बक्कल कैविटी के अंदर तुम्हारी टंग है। बक्कल कैविटी के अंदर तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, है ना। इसके अलावा और कुछ? ईसोफेगस तो आगे आ गई ना, इतनी चीज़ें बहुत हैं, इतनी चीज़ें हैं बक्कल कैविटी में तुम्हारी, है ना। जिसमें कि टंग की बात करें तो टंग में हमें पता है टंग में अलग अलग टेस्ट बड्स होती हैं अलग अलग जगह पे। अगर जीभ ऐसे बना ली जाए, ये जीभ है, तो देखो यहाँ पे जो टेस्ट बड होते हैं वो तुम्हारे होते हैं सोर। खट्टी चीज़ों के टेस्ट बड यहाँ साइड साइड में होते हैं। कोई चीज़ खाओ तो यहाँ से खट्टी लगती है साइड साइड में। टिप में होती है तुम्हारी स्वीट। कोई मीठी चीज़ खाओ तो उसे टिप से ज़्यादा, उसे ज़्यादा, एक जैसे टॉफ़ी खाओ तो बहुत देर तक उसे चूसते रहते हैं टॉफ़ी को, है ना, क्योंकि वो जीभ से यहाँ से वो क्या आता है, स्वीटनेस का टेस्ट आता है। कड़वापन का, बिटर का टेस्ट कहाँ होता है? सबसे पीछे। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक कोई दवाई नहीं खा पाता। यहाँ पे एकदम पीछे होता है बिटर, ठीक है। तो दवाई खाओ, यहाँ पे नहीं कड़वी लगे, अंदर जैसी जाएगी, यहाँ पे कड़वा लगेगा एकदम ही, खट खट, ठीक है। और कोई टेस्ट बड होती है? मीठा, खट्टा, ठीक है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, मेन वाली तो यही है, ठीक है। वो सॉरी सलाइवरी ग्लैंड, टेस्ट बड्स होती है। यहाँ पे टेस्ट फील होता है हमारी टंग को, ठीक है। तो जिसके पास टंग नहीं है उसके पास कोई टेस्ट नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाली सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है? ये तुम्हारी कुछ यहाँ कान के नीचे और यहाँ बैक साइड में नीचे की तरफ, ये यहाँ, ठीक है। यहाँ तुम्हारी सलाइवरी अलग अलग तरह की होती है। ये पैरोटिड, सबलिंगुअल, 2-3 तरह की ग्लैंड होती है, पर इतनी डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के हमें इतना पता है सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा। और सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को वही माल्टोज में चेंज कर देता है। हमें तो इतना याद रखना है क्योंकि हमारे डाइजेशन में तो मेन चीज़ यही है। मुंह में क्या हो रहा है? मुंह में डाइजेशन शुरू हो गया, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया और बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में हो गया। ये हमारे डाइजेशन का पहला फेज था, ठीक। उसके बाद क्या होगा? दूसरा, सलाइवा जो होता है फूड को लिक्विफाई, लुब्रिकेट भी करता है। सलाइवा के फंक्शंस में से ये कहा लुब्रिकेट करता है ताकि वो आगे मूव कर पाए। जैसे सूखा सूखा रखा रहेगा तो मूव कैसे कर पाएगा आगे, है ना, अटक जाएगा, हाँ फंस जाएगा,
ट्रैकिया से फिसल जाए, ये बात भी है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, यहीं पे तुम्हारा ईसोफेगस होता है, यहीं ट्रैकिया होती है, और वो तुम्हारा एक एपिग्लॉटिस होती है जो कवर करके रखती है, ढक्कन लगा के रखती है कि जिस टाइम पे फूड जा रहा है उस टाइम पे एयर ना जाए, और जिस टाइम पे एयर जा रही है क्या हुआ, तो वो देखती है ग्लॉटिस कि भाई जिस टाइम पे फूड जा रहा है तो उस टाइम पे जो तुम्हारा ट्रैकिया है वो बंद होना चाहिए, और जिस टाइम पे विंड एयर जा रही है उस टाइम पे फूड पाइप तुम्हारा ईसोफेगस का ढक्कन बंद होना चाहिए। जब कभी ऐसा हो जाता है, हम खाते खाते बोलते हैं तो क्या हो जाता है आगे खाते खाते अगर बोलते हैं तो फूड जो होता है तुम्हारा फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में चला जाता है, और फिर तुम खांसते हो, ताकि वो खांसी में झटके से वो फूड पाइप में से निकल के वापस से विंड पाइप में से निकल के वापस से फूड पाइप में चला जाए, नहीं तो तुम्हारी लंग्स में चला जाएगा, जहाँ एल्वियोलाई, जहाँ पे वो गैस का एक्सचेंज कर रही है, वहाँ तुम्हारा फूड का एक्सचेंज होने लगेगा तो यहीं पर ये मान लो कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे लगे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पे एक ढक्कन है, ढक्कन एक है, चीज़ें दो हैं, एक बार में ढक्कन एक ही जगह लग सकता है, तो जब फूड जाएगा तो ये नहीं, ये जाएगा तो ये नहीं, एक बार में दोनों चलेगा तो दिक्कत, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो फूड होता है, जो एयर होती है वो फूड पाइप में चली जाती है, तभी भी खांसी आती है, ताकि वो एयर बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात थी स्टार्टिंग की, भाई बक्कल कैविटी में क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। कौन सा एंजाइम था छोटू सलाइवा में, कौन सा था, है टार्टरिक, टाइलिन था। उसके बाद ये फूड जो है यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, और उसके बाद यहाँ इधर देख लो बालिकाओं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, किसकी, उसके बाद ये ईसोफेगस के अंदर आ गया, ठीक है, उसकी स्पेलिंग होती है PTYLIN, टाइलिन, पटाइलिन नहीं कहते इसको, पी साइलेंट होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक फूड आ गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस जानता है कोई, नहीं तो जान लो। एक बात बताओ, अगर तुम्हें उल्टा लटका दें पंखे से, लटका लें, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर बात में एक्सपेरिमेंट करते हो तुम लोग, लाओ इसका भी एक्सपेरिमेंट करा देते हैं, भूमि को लटकाते हैं उल्टा पंखे से, पंखा टूट जाएगा, नहीं ऐसा हम चांस नहीं लेंगे, संध्या हल्की है, इसको लटकाते हैं, अरे नहीं संध्या हल्की है, उल्टा लटका दे, फिर क्या करेंगे, सुनो, अरे सुनो तो सही, फिर क्या करेंगे, फिर इसे अच्छा खाना खिलाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो खाना ऐसे ऊपर जा रहा है कि वापस निकल के आ रहा है, ऊपर ही जाएगा, क्यों, ग्रेविटेशन तो नीचे लग रहा है, फिजिक्स नहीं पढ़ी तुम लोगों ने बिल्कुल, यही तो होता है पेरिस्टाल्सिस, यही होता है पेरिस्टाल्सिस। जो ईसोफेगस है वो पीछे से एक पुश लगाता हुआ आता है जिससे फूड आगे की तरफ ही जाए, लौट के पीछे ना आ जाए। नहीं तो ऐसे ऐसे हम महान इंसान हैं इस दुनिया में जो अलग अलग तरह से, कोई लेट के खा रहा है, कोई कैसे खा रहा है, बहुत से लोग लेट के खाते हैं, लेकिन फिर वो पेट के ऐसे, मतलब लेट के खाने का क्या मतलब है, तुम इस सिचुएशन में हो, ये तुम्हारा मुंह है यहाँ से तुमने फूड खाया तो फूड यही अटका रहना चाहिए था, भाई यहाँ क्यों जाएगा। तो कायदे से जब तुमने ये फूड खाया तो यहीं रहना चाहिए था, इधर क्यों जा रहा है, इधर कोई धक्का थोड़ा ना, लेकिन धक्का है, कौन है वो, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो इतने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है कि जैसे फूड आपका यहाँ आता है तो ऊपर वाली जो लेयर है ना, कुछ उसकी शक्ल बदल जाती है। जैसे ये नॉर्मल ईसोफेगस था, ये फूड है, तो ये ऊपर से ऐसा सीधा सीधा नहीं होगा, ये ऊपर से कुछ ऐसा सा हो जाएगा, जैसे कि ऊपर से प्रेशर सा क्रिएट हो, फिर ये उस प्रेशर की वजह से और नीचे बढ़ेगा,
मान लो फूड जब यहाँ होगा तो फिर से ये थोड़ी ऐसे होगी, इसे ऊपर से नीचे की तरफ एक प्रेशर लगता है, इसी को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो ये वो फोर्स है जो कि अप्लाई किया जाता है ईसोफेगस के थ्रू आपके फूड के ऊपर, सो दैट इट कैन गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सो इट इज अ फोर्स विच इज applied by an esophagus to the food particles so that it can go in a particular direction and will not go back to the mouth, वापस से मुंह में ना जाए। जब ज़्यादा खा लेते हैं तो पेरिस्टालसिस तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, यहाँ बीच में कोई मिलेगा, है ना। ये जो जंक्शन पॉइंट होता है ना फूड पाइप का और विंड पाइप का, जो जंक्शन पॉइंट है तुम लोगों का, उसी जंक्शन पॉइंट को हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? वो तो वॉइस बॉक्स है, ये कोई बॉक्स नहीं है। फेरिंग्स कोई बॉक्स नहीं है। फेरिंग्स बस एक जगह है जहाँ पे दोनों का मिलन हो रहा है, फूड पाइप और विंड पाइप का। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जगह को हमने कह दिया है फेरिंग्स। ओके, लैरिंग्स क्या होता है? क्या होता है? हम उसी से आवाज भी आती है ना? नहीं, लैरिंग्स से आवाज़ आती है, सही कह रही थी वो, लेकिन ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स लैरिंग्स अलग अलग। लैरिंग्स है वॉइस बॉक्स, जबकि फेरिंग्स कोई बॉक्स नहीं है। फेरिंग्स बस वो प्लेस है जहाँ पे दोनों का जंक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो नसल कैविटी है और जो बकल कैविटी, इसका यहाँ पे जंक्शन होगा ना, मिल रहे हैं यहाँ पे, उस जगह को हम कहते हैं फेरिंग्स। जब कोई चीज़ हम निगलते हैं तो वो सबसे पहले फेरिंग्स को क्रॉस करती है। अगर किसी चीज़ ने फेरिंग्स को क्रॉस कर लिया तब हम कहते हैं हाँ वो चीज़ निगली जा चुकी है। ठीक है, तो जब तक फेरिंग्स को क्रॉस नहीं किया तब तक वो चीज़ नहीं निगली गई है। और जब निकलते हैं तो हम टुकड़ों में निकलते हैं ना, कि ऐसे कर लिया फिर ऐसे कर लिया। तो एक बार जो आप निगलते हो उस उतने फूड को पता है क्या कहते हैं? बोलस। आप जो निगलते हो उसको बोलस के फॉर्म में निगलते हो। ठीक है, हम नीचे आ जाएंगे ईसोफेगस से। ठीक है, ईसोफेगस से नीचे आएंगे तो कौन मिलेगा हमें? अरे लैरिंग्स क्यों मिलेगा भाई? लैरिंग्स तो आवाज़ के लिए है ना, खाने के लिए थोड़ी ना। कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? ट्रैकिया क्यों मिलेगा? वो तो हवा के लिए। स्टमक मिलेगा। अब इसके में ट्रैकिया वगैरह कुछ नहीं, ट्रैकिया सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए। ये सीधे चलता आएगा ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे इसे रास्ते में ऐसे करके स्टोमक मिलेगा, कुछ ऐसा ही होता है। बताओ, इसका मुंह यहाँ स्टमक। ठीक है, ये स्टमक मिलता है। ठीक, स्टमक के अंदर क्या होता है? बोलो बोलो। स्टमक के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करती है? गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl। ठीक है, तो हमने देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है और गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl के साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, है ना। इसमें बेसिकली 3 एंजाइम होंगे तुम्हारे। कौन सा? पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस कोई एंजाइम थोड़ी ना। पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये 3 एंजाइम्स होंगे। तो पहले HCl को देख लेते हैं कि HCl क्या क्या काम करता है। HCl के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कई बार पूछ लिए जाते हैं HCl के फंक्शन। ऐसे बोले HCl का कोई 3 फंक्शन लिखो, कोई 4 फंक्शन लिखो, ऐसे करके आ जाते हैं इसके फंक्शंस कभी कभी। तो ये गैस्ट्रिक जूस में ही है, HCl भी गैस्ट्रिक जूस में है और ये एंजाइम्स भी गैस्ट्रिक जूस में ही रखेंगे ना। उसका नाम ग्लैंड होती क्या है? ग्लैंड उसी को कहते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है, चाहे वो जूस हो चाहे हार्मोन्स हो, वही तो होती है। याद है कि भूल गई? वही थी ना। तो ये भी एक ग्लैंड है, तो कुछ ना कुछ निकालेगी, ये जूस निकालती है।
साथ के साथ ये भी एंजाइम्स, उस जूस में एंजाइम भी होते हैं, उसी जूस में एंजाइम होते हैं, अलग से नहीं निकालती है, उसी जूस में एंजाइम होते हैं पहले से। तो ये गैस्ट्रिक जूस है, जूस में HCl होता है, ये सब। HCl के फंक्शंस की बात करें, HCl जो पेट में होता है, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता, बहुत कम अमाउंट में होता है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो नुकसान नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। HCl एक बहुत ही खतरनाक एसिड्स में से एक है ना, वो गला भी सकता है। तो पहला काम, या फिर इसके कुछ काम देख लेते हैं। पहला काम क्या हो सकता है बताओ? जर्म्स को किल कर देते हैं। ये जाहिर सी बात है, तुम बाहर का खाना खा रहे हो, छोटू बाहर जाता है टिक्की वाले ठेले पे और वहाँ से टिक्की खरीद के खा लेता है। थोड़ी देर पहले जब वो टिक्की बना रहा था, एक कार ऐसे स्पीड से गई थी और उससे ढेर सारा जो बगल में कीचड़ पड़ा था, जो थोड़े दिन पहले सफाई वाले भैया निकाल के गए थे, वो कीचड़ पड़ा था। उस कीचड़ में क्या क्या होगा, देखो घरों से इतना सारा जो कूड़ा कचरा आता है सब होगा उसमें, और वो ऐसे जैसे गाड़ी गई तो सारा सूख चुका था वो कीचड़, तो सारा धूल मिट्टी टिक्की पे। फिर टिक्की ऐसे खट 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 करके उसने बना दी और छोटू को दे दी, और फिर छोटू ने मज़े से खा ली। ये टिक्की खाई मैंने। लेकिन जब छोटू टिक्की खा लेगा तो क्या बहुत सारे जर्म्स नहीं होंगे उसमें? होंगे। क्या वो इतने सारे जर्म्स अंदर जाके छोटू को चैन से रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। लेकिन छोटू फिर भी चैन से बैठा है, देखो इसे, है ना, एकदम चैन से बैठा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर HCl है। क्योंकि इसके अंदर HCl है, और HCl में क्या होते हैं? जर्म्स को किल करने की पावर होती है उसमें। तो जितने भी हार्मफुल जर्म्स हमारे अंदर चले जाते हैं वो सबको HCl 99.99% तक लाइफ बॉय साबुन की तरह मार देता है। ऐसी तरह डिटॉल 99.99 जर्म्स को ख़त्म कर, ये भी वही करता है। क्या करता है ये? जर्म्स को किल करेगा। फर्स्ट जर्म्स को किल करेगा, और बताओ और क्या करेगा? फूड को, यहाँ पे कह सकते हैं फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है। फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। सॉफ्ट कैसे होगा? वही वो HCl जब उस पर गिरेगा फूड पे तो वो एकदम ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके कहीं ना कहीं, तो सॉफ्ट हो जाएगा। जो पहले हार्ड उसके हाथ पैर होते थे वो सब टूट टाट के सॉफ्ट सा कुछ बन जाएगा उसका। तो ये फूड को सॉफ्ट कर देता है। ठीक है ज्योति? ठीक है ज्योति? ठीक है ज्योति। और वो तो इसलिए होता है कि जो तुम्हारा HCl या गैस्ट्रिक जूस है इसका फिक्स टाइम हो जाता है। इससे पता है कि रोज़ 10 बजे मुझे खाना मिलेगा, तो 10 बजे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर देता है। अब तुमने खाना नहीं खाया, ये तो सीक्रेट होगा। ये सीक्रेट होता है तो क्या होगा? अब इसे फूड मिलता तो ये तो फूड पर अटैक कर देता। फूड मिला नहीं तो किस पर अटैक करेगा? तो तुम्हारे स्टमक पे इफ़ेक्ट करने लगेगा। तो जो म्यूकस इधर उधर होगा उस पे ही हमले चलेंगे, उसके हाथ भाले वाले जो नहीं मारेगा, है ना। तो तभी पेट में ऐसे तुम्हें ऐसा अजीब सा सुई सी चुभती है जब ज़्यादा भूख लगी होगी, तुम खाना नहीं खाओगी तो, ठीक है। वो जब हम फूड नहीं खाएं उस कंडीशन में, तो ये भी फ़ायदेमंद होता है। जैसे जब फूड नहीं खाओगे तो जो सोए हुए सेल्स थे आसपास के सब जग जाएंगे, है ना, सब जग जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा फैट कलेक्ट हो गया होगा उस पर अटैक करना शुरू कर देगा HCl, तो कहीं ना कहीं वो भी खोपचे में से बाहर निकल के आएगा, सबसे आराम से बैठा था, है ना। तो हम तो फंक्शन की बात कर रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि एक और काम करेगा। याद करो, जो तुम्हारा फूड तुमने खाया था सबसे पहले सलाइवा मिली थी उसे। सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, और जिस सलाइवा जो होता है ना वो तुम्हारे उसको बेसिक मीडियम में कर देता है। क्या मीडियम कर देता है? खाने का जो पूरा सलाइवा और फूड है वो सब बेसिक हो जाता है, सब वहाँ पे pH लेवल बढ़ा देता है वो, ठीक है, सलाइवा में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सबसे पहले बेसिक मुंह में जाते ही, जैसे पेट में गया, HCl तो एसिड है, तो जो बेसिक मीडियम था तुम्हारे फूड का वो बदल के किस में कर देता है? एसिडिक मीडियम में कर देता है।
तो कन्वर्ट्स बेसिक फूड टू एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। अब उसका पूरा जो इधर है सब एसिडिक हो चुका है। नेक्स्ट क्या करता है, जो सोए हुए व्यक्ति थे उन सबको जगा देता है। ये जो पेप्सिन और रेनिन है ये ऐसी जागृत स्थिति में नहीं होते हैं, एकदम एक्टिव नहीं होते हैं, ये सोए हुए पड़े होते हैं। दूसरा नाम होता है इनका, दूसरा काम सोए पड़े रहते हैं। जैसे HCl आता है फिर कहता है उठो उठो, डंडा मारता है दोनों को, तब ये पेप्सिन रेनिन बनते हैं। उससे पहले कुछ और होते हैं, इनका नाम होता है जैसे ये होता है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जैसे ही इस पे HCl गिरता है ये उठ के बैठ जाता है और पेप्सिन बन जाता है। ठीक है, पेप्सिनोजिन पेप्सिन बन जाता है। दूसरा तुम्हारा जो प्रोरेनिन होता है, एक क्या होता है प्रोरेनिन पे जब HCl आता है तो वो रेनिन बन जाता है। ठीक है तो ये वाली रिएक्शन पहले बता दें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट करके कर देना। ये याद भी नहीं हो पाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऐसे याद रखोगे कि ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को इनएक्टिव से एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट्स एंजाइम्स फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिव स्टेट। इनएक्टिव और एक्टिव स्टेट में अंतर क्या है, इनएक्टिव यानी कि वो सोए पड़े हैं, अगर फूड आया तो फूड पे कोई एक्शन नहीं करेंगे, इनएक्टिव है वो, फूड आएगा आके चला भी जाएगा और ये एंजाइम भाई सब सोते ही रह जाएंगे। जैसे एक कंपनी के बाहर अगर सिक्योरिटी गार्ड है, उसका काम क्या है, कोई चोर चक्का आया उस पर ढिशक्यों फायरिंग करने का काम है। सिक्योरिटी भाई साहब सो रहे हैं, चोर आएगा चोरी करके चला जाएगा और वो सो ही रहे हैं। ठीक है, तो उसे जगाने का काम किसका होगा, एक अलार्म कुछ हो सकता है कि भाई जैसे ये सोएं, या फिर जैसे चोर आए हम लेज़र लगा देंगे, लेज़र लाइट्स कुछ लगा देंगे, चोर जैसे ही आएगा और लेज़र लाइट जलेगी, अलार्म बज जाएगा और जो गार्ड जी सोए हुए थे वो उठ जाएंगे, तुरंत अपना काम करेंगे, डिस्टेंस फायरिंग करेंगे और बचा लेंगे। वैसे ही इनका होता है, अगर ये सोते ही रह जाएंगे तो तुम्हारे फूड को जो डाइजेस्ट करना था, जो बदलना था, जो न्यूट्रिशन निकालने थे वो निकलेंगे ही नहीं, फूड ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, इतनी मेहनत और करवा ली बेवजह ही। कुछ कहते हैं कुछ लोगों को खाना ही नहीं लगता है, वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, तो उनके एंजाइम कुछ सोए पड़े रहते होंगे, आलसी होंगे और क्या हो सकता है। तो ये HCl यही काम करता है, इनको जगा देता है, तो जग जाते हैं तो ये अपना अपना काम पे लग जाते हैं और तुम्हारे फूड में से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेते हैं। अभी देखेंगे न्यूट्रिएंट निकालते कैसे, मतलब न्यूट्रिएंट्स बनाते कैसे। ठीक, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl और प्रोरेनिन को रेनिन में। ठीक, इन तीनों के काम देख लो। जो तुम्हारा प्रोटीन होता है ना, जो तुम प्रोटीन बाहर से ले रहे हो, उस प्रोटीन को हमारी बॉडी में एज इट इज तो चाहिए नहीं, उसे अलग तरीके से चाहिए ना। तो ये जो HCl है, सॉरी HCl जो पेप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन को पेप्टोन हाँ सही है, पेप्टोन्स और प्रोटियासिस में कन्वर्ट कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है एंजाइम की रिएक्शन। प्रोटीन का क्या होता है पूछ सकता है, स्टमक में प्रोटीन का क्या होता है, तो स्टमक में प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स और प्रोटियासिस में कन्वर्ट हो जाती है। पता नहीं टाइम कितना हो गया, 36, ये तो 5:20 कह रहे हैं। चलो तो इसे याद सुन लो। कैसीन क्या होता है, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है। कैसीन ये वाला एंजाइम ये क्या करता है, रेनिन जो होता है वो कैसीन का कन्वर्ट कर देता है पैरा कैसीनेट में। पैरा कैसीनेट ये होता है क्या है, जैसे दूध जो पीते हैं
दूध, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं उसमें कैसीन होता है, ठीक है। तो ये कैसीन को पैरा कैसीनेट, यानी ये क्या होता है, कर्ड, जैसे छोटे बच्चे दूध पीते हैं दही बन जाता है, उल्टी करते हैं दही निकलता है, दूध नहीं निकलता। तो क्या होता है, जो ये है रेनिन, वो उनके मिल्क को, कैसीन को पैरा कैसीनेट में चेंज कर देता है, या पैरा कैसीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रेनिन कैसीन को पैरा कैसीन में चेंज कर देता है, ये मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। मिल्क का एक कंपोनेंट है कैसीन, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में, रेनिन। तो पूरा रेनिन किस में होता है, ज़्यादातर एक्टिव छोटे बच्चों, इन्फेंट्स में होता है, 1, 2, 3 साल के बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट बचा तुम्हारा गैस्ट्रिक लाइपेज। बनता हमारे अंदर भी यही है, पर वो है हम लोग फिर उल्टी नहीं करते हैं और पेट में ही रखते हैं। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, जो फैट होते हैं ना, फैट, ये गैस्ट्रिक लाइपेज ध्यान रखना, फैट का जो है तुम्हारा डाइजेशन 2 बार में हो पाता है, ठीक है। आधा यहाँ होगा, आधा बाद में होगा, जब पैंक्रियाटिक जूस से करेंगे, आधा वहाँ होगा, ठीक। तो यहाँ पे आधा अधूरा हम कह सकते हैं, पार्शियली होता है। उस पार्शियली में क्या होगा, पार्शियली जो तुम्हारा वो है, उल्टा लिख दिया, ये यहाँ लिखना था, यहाँ फैट को गैस्ट्रिक लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ग्लिसरॉल तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, ग्लिसरॉल ही कह दो, पर पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं, सिर्फ पार्शियली यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हुआ है, ठीक है। ठीक, तो स्टमक हो गया हमारा। स्टमक में क्या था, शुरू से देख लो, स्टमक में हम गए, फूड गया मतलब स्टमक में उसे क्या मिला, गैस्ट्रिक ग्लैंड मिली। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर था HCl, साथ में थे 3 एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसमें से कि पेप्सिन और रेनिन जो थे वो सोए पड़े होते हैं पहले पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन की फॉर्म में, बाद में वो पेप्सिन और रेनिन में HCl कन्वर्ट कर देता है। HCl के कई सारे काम हैं, जैसे वो जर्म्स को किल करता है, फूड को सॉफ्ट करता है, बेसिक फूड को एसिडिक बनवाता है, और एंजाइम्स को इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करता है, जर्म्स मारता है। ये सारी चीज़ें थी। एंजाइम्स के काम देखेंगे तो वही प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन की मदद से, यानी कि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीआसिस में कन्वर्ट कर दिया इसने। रेनिन ने कैसीन को पैरा कैसीन में कर दिया, मिल्क कर्ड में। ये किसमें होता है, इन्फेंट, छोटे बच्चों में। और जो फैट है वो पार्शियली गैस्ट्रिक लाइपेज जो है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, यानी कि पार्शियल में आधा अधूरा, पूरी तरीके से नहीं। ये था तुम्हारा स्टमक के अंदर डाइजेशन। बाकी का पढ़ेंगे कल।